हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज विथ S4S में। और आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 10 के 7 अप्रैल सोशल साइंस का पार्ट 3 लेके आया हूं। जी हाँ डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने जान रहा है कि हमने दो वीडियो 40-40 क्वेश्चन के ऑलरेडी बना रखे हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके उनको जरूर देख लें। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा और हमने जैसा कि आपको बताया भी था कि हम इस पे कुल 5 लेक्चर्स करेंगे और बिलीव भी बताया था कि अगर आप 5 लेक्चर्स कर लेते हैं तो 30+, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, 30+ मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में टर्म 1 में कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे और भी सब्जेक्ट्स और इनके 2 लेक्चर्स आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और फटाफट देखते हैं 39 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आपके एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के 7 अप्रैल के लिए सोशल साइंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में चाहे तो दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फ्रांस की क्रांति का ऑप्शन नंबर 1 14 जुलाई 1789। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1871 में 1871 में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। अगला क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये कथन में आप लोग कई ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, लेकिन इनका जो सही आंसर होगा वो होगा मैथ्सनी। कई स्टूडेंट्स का रूसो भी आंसर लगाएंगे जो कि गलत है। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन मैथ्सनी ने कहा था। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इनका सही जवाब होगा, यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण लग रहा है क्योंकि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना बंगाल के नागेंद्र नाथ बासु ने की थी। इसमें आंसर जो है थोड़ा सा हमें गलत बुझा, मतलब ऑप्शन गलत लग रहा है। इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो बंगाल के नागेंद्र नाथ होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑप्शन में नागेंद्र नाथ रहे तो ठीक है और नहीं रहे तो आप जो भी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? या डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1904 1905 में 1905 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? हम इतना स्पीड इसलिए कर रहे हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टाइमिंग काफी कम है और सिर्फ पर्पज मेरा है कि आपका रिवीजन परफेक्ट हो सके और ऐसा क्वेश्चन करो जो आपके बोर्ड एग्जाम में टच करे, मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो सिद्धू और कान्हू राइट आंसर हो जाएगा। घ नंबर, आप जान रहे हैं कि झारखंड में एक यूनिवर्सिटी भी है सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। यहां तक आपके 10 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री के थे। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे कहते हैं संसाधन। जो भी वस्तु है हमारे लिए आवश्यक है, सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है? तो भूमि निम्नीकरण में मधुमक्खी पालन की भूमिका नहीं है। वनों को काटने पर भूमि निम्नीकरण होता है, पशु चारण पे भी भूमि निम्नीकरण
होता है। खनन करने पे भूमि निम्नीकरण होता ही है, लेकिन मधुमक्खी पालन करने पर कोई भूमि निम्नीकरण नहीं होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 43%। 43% भाग जो है भारत का वो मैदानी क्षेत्रों के रूप में पाया जाता है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? इनका सही जवाब हो जाएगा लुप्त जातियां। लुप्त जातियां कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये जातियां बहुत ही कम मिलने लगी है या फिर लुप्त हो गई है। तो गुलाबी सिर वाली बतख की जातियां लुप्त जातियों में आती है। अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा वन्य जीव आवास के विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा 100% नहीं लेकिन 99% चांस यही रहता है कि जिस भी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी हो उस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी ही होता है, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन में नहीं लेकिन लगभग क्वेश्चन में रहता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। ध्यान में रहेगा ना। जल की कमी के क्या कारण है? तो जल की कमी के कारण है अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। कहने का मतलब है जल का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है, अतिशोषण हो रहा है और समाज के विविध भाग में जल का अलग अलग वितरण है, तो कहीं ज्यादा तो कहीं कम प्रयोग के कारण जल में कमी आ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, टांका क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आपने 100% ये पढ़ा होगा कि टांका पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक होता है। जमीन के अंदर टैंक बनाई जाती है जो कि जमीन के अंदर बनी रहती है, जमीन को खोद के, जिसे टांका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? इनका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 20 करोड़। सन 2025 आने वाले 3 साल में पूरे विश्व में 20 करोड़ जनसंख्या जल की कमी झेलने की संभावना भविष्यवाणी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न देखिए, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 है प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इनका सही जवाब हो जाएगा विकसित श्रेणी में। जिस भी देश की आय $12,056 से अधिक या फिर $12,056 हो, वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास का उद्देश्य है? विकास केवल अपने लिए, सतत कहने का मतलब है सभी के लिए। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, सतत कहने का मतलब है सभी के लिए। अगला है, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी के लिए, विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो सतत विकास का मतलब होगा विकास वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, साक्षरता दर सबसे अधिक केरल की है। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपये है तथा जनसंख्या 5000 है, तो देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी? तो इनका सही जवाब कैसे निकालेंगे आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कुल आय निकालने के लिए हम लोग देश की कुल जनसंख्या और देश की कुल आय को गुना करते हैं। तो 500 गुना जब आप 5000 कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन से क्रियाकलाप आते हैं? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा, जहां भी विनिर्माण शब्द देखिएगा, इंडस्ट्रियल शब्द जहां भी देखिएगा विनिर्माण, समझ जाइएगा वे सेकंड स्टेज आते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक में
आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग बेरोजगार हैं, नियोजित है लेकिन वेतन कम अर्जित करते हैं, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार हैं। बिल्कुल गलत बात है। वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जो बेरोजगार है उसे तो सिंपल आप बेरोजगार कहते ही हैं, लेकिन जो नियोजक है मतलब जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि उत्पादन 0 है। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर है कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के 7% क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स 14 से 15 वर्ष के हैं स्कूल जाते हैं, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स 14 से 15 वर्ष हैं स्कूल नहीं जाते हैं या फिर उस एज के स्टूडेंट्स हैं, तो उस एज के जो स्टूडेंट्स का अनुपात है उसे निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। तो संगठित क्षेत्र का अर्थ होता है यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। सरकार की शर्तें जो होती है, रोजगार की जो शर्तें होती है नियमित होती है, जहां पे सभी सरकारी रूल्स को फॉलो किया जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है, ये गलत बात है। हमने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था, नहीं देखे हैं तो पिछला 2 लेक्चर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे 100% जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? ये प्रश्न बिल्कुल बच्चों का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत में कौन शामिल है? तो सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल हैं, ध्यान में रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इनका सही जवाब होगा ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? इनका सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम। सामुदायिक सरकार बेल्जियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? इनका सही जवाब हो जाएगा 59%। बेल्जियम में डच भाषा बोलने की आबादी 59% है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में निम्न में से कौन संबंधित है? इनका सही जवाब होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्षेत्रीय सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं बैंकिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का कितना प्रतिशत है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क 40% भारत देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? सही जवाब होगा संथाली। अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? संथाली। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 50%। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा 1992 में। 1992 में भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में 40 प्रश्न के लेकर। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सब्जेक्ट और आने वाली इस सब्जेक्ट के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।